दोस्तों हमारे देश में पुलिस का महकमा इतना ज़्यादा बदनाम है और वो बदनाम यूं ही नहीं है बल्कि उसके पीछे का कुछ कारण भी है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जहां पर पुलिस का रोल इतना ज़्यादा संदिग्ध नज़र आता है कि अगर पुलिस ढंग से अपना काम करे तो बहुत सारे मामला वैसी चुटकियों में हल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस आमतौर पर इतना लचर रवैया अख्तियार करती है कि वो मामला खींचता चला जाता है, यहाँ तक कि किसी की जान चली जाती है। दोस्तों हमारे साथ एक लड़की हैं, इनका नाम पूनम कुमारी है। ये रहने वाली बिहार से हैं, लेकिन ये इस वक़्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ी हुई हैं लाइव। उनके साथ एक दुर्घटना हुई, अगर पुलिस उनके साथ अच्छा शायद रवैया अख्तियार करे, तो उनकी दिशा और दशा कुछ और हो सकती है। और हम चाहेंगे कि पूनम जी आप अपनी कहानी को हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए कि आपके साथ पुलिस का रवैया कैसा रहा? सबसे पहले तो आपके साथ जो घटना हुई, वो पूरी कहानी आप स्टेप बाय स्टेप आप शुरू से बताइए। मेरा जो गांव का नाम है वो चकबारा बकरी है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मोतिहारी है। थाना है पिपरा है। 4 बहन हूँ और 2 भाई है एंड मम्मी है पापा है। और मैंने पढ़ाई भी किया है, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किया है एक्चुअली। पापा मुझे कभी मना नहीं किए। उनका है कि सारे बच्चे को पढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है सर। और मैं अभी फिलहाल श्रीनगर में जॉब करती हूँ सर। और मैं 1 ईयर में एक बार घर जाती हूँ। जो हमारा फेस्टिवल छठ पूजा है ना सर, उसमें मैं एवरी ईयर जाती हूँ घर पे एंड 20-25 दिन अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सो एज यूजुअल मैं इस साल भी 2023 में मैं घर गई थी नवंबर में छठ पूजा के अवसर पे एंड सेलिब्रेट किया पापा मम्मी के साथ में, पूरा फैमिली के साथ में। मेरी 25 नवंबर को ट्रेन थी रिटर्न का सर, जो कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक का मेरा टिकट था। मेरे पापा मुझे हर बार चढ़ाने के लिए आते हैं, तो पापा मुझे एज यूजुअल आए चढ़ाने के लिए। मेरी जो ट्रेन थी वो 6 बजे शाम में थी सर मुजफ्फरपुर से। मुझे पापा चढ़ा भी दिए ट्रेन में, अच्छे से मैं चढ़ भी गई। और मेरे पापा एकदम सिंपल मीन्स की कुछ कैरी वगैरह नहीं करते हैं। पापा जैसे हमारे इधर क्या होता है ना सर, जितने भी देखेंगे ना 99% लोग ना हनुमान जी का मीन्स गले में गोल्ड का पहनते हैं। वो पहने थे पापा। और मेरे पापा को घड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने ना पापा को वॉच दिया था फास्ट ट्रैक का, वो पहने थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट फिर भी 10,000 तो कैश था, वो मैंने पापा को दे दिए कि पापा इतना बाकी है। और पापा मुझे चढ़ा दिए, तो उनके पास बिलोंगिंग जो था वो मैंने पैसा दिए, वो हनुमान जी गोल्ड का पहने थे वो था एंड घड़ी पहने थे। इतना उनके पास बिलोंगिंग था। और पापा मेरा मोबाइल वोबाइल कैरी कैरी नहीं किए थे। तो मैं जैसे ट्रेन में चढ़ी ना सर, उसके बाद में मैंने अपने मम्मी को फोन किया और बोला घर पे कि मम्मी मैं सेफली चढ़ गई हूँ ट्रेन में। पापा जैसे घर पहुंचेंगे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे पापा 25 नवंबर को होल नाइट घर नहीं पहुंचे सर। मम्मी और मेरी और मेरे फैमिली से बात होते रहा। फिर उन लोग सोचे कि शायद हो सकता है पापा नहीं पहुंचे होंगे, कहीं स्टेशन पे ही रुक गए होंगे। नेक्स्ट डे आ जाएंगे, सुबह में आ जाएंगे। ट्वेंटी तो सिक्स नवंबर को ये हमारा घटना है एक लो 25 नवंबर 2023 की। जी जी 25 नवंबर 2023 का सर। उसके बाद में 26 नवंबर को ना सर, जैसे हमारा उधर ना एक लोकल ट्रेन आती है जो सभी स्टेशन पे रुकती है, इवन हर हॉल्ट पे रुकती है। हमारा जो है कुड़िया हॉल्ट है वहाँ। वहां पे हमें लगा, हम हमारे फैमिली को लगा कि पापा शायद दूसरी लोकल ट्रेन से आएंगे, इसलिए वेट कर रहे थे। मेरा भाई गया भी था पापा को पिकअप करने के लिए साइकिल से, लेकिन मेरे पापा उस ट्रेन से नहीं आए। उसके बाद मेरा फैमिली का ना पूरा होप खत्म हो गया। मेरे घर पे रोआ कानी पड़ गया, मेरे बहन मम्मी सब रोने लगे। मीनवाइल मैं ना मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली स्टेशन पे उतरने के बाद में बता रहे पापा आए नहीं अभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं और मम्मी को कैसे चुप करवाऊं सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं स्टेशन पे उतर के बैठ गई। उसके बाद में फिर मैंने अपने भाई को कैसे भी हौसला देकर के फोन किया कि तुम मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जाओ और पापा को चेक करो, मैं कैसे भी आ रही हूँ घर, ऐसा करके। मेरा भाई निकल गया सर मुजफ्फरपुर स्टेशन के लिए। और मम्मी को बोली मम्मी आप नहीं रो, मैं पापा को ढूंढ लेंगे हम लोग। बट मेरा मेरा मम्मी बहन सब सब रो रहे थे सर। उसके बाद में मेरा भाई मुजफ्फरपुर निकल गया। मैं वहां पे
बस ये ट्रेन से ना फिर दूसरा इधर लगा था, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसी स्टेशन पे, जैसे यहाँ पे बैठी थी मैं, इधर ट्रेन लगा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ जाने वाला है, मैं जाकर के बैठ गई वहां पे। ट्रेन से मुझे बहुत लोग ने हटाया भी कि नहीं आपका टिकट नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हो। मैं रोते हुए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मैं ट्रेन में ना ओनली वॉशरूम के पास बैठूंगी, मेरे साथ ऐसा ऐसा है, पापा नहीं मिल रहे हैं, प्लीज आप मुझे बैठने दो। टिकट मास्टर जो भी आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगी, बट आप प्लीज मुझे जाने दो। उसके बाद मेरा भाई मुजफ्फरपुर पहुंचा। ये 26 नवंबर की बात कर रही हूँ सर। था उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो हर चीज मुझे फोन करके पूछ रहा था सर। उसके बाद में एनी हाउ कैसे भी ना वहां का जो भी है कैमरा में दिखाया। तो कैमरा देखने के बाद में पता चला कि पापा मुझे मुझे ट्रेन में बैठा दिए सर। ट्रेन में बैठाने के बाद में लोकल ट्रेन में पापा बैठ गए थे। उसकी जो टाइमिंग थी वो 6:30 थी। 6 बजे तो मैं बैठ गई थी। हुँ, हुँ। वो उसके स्टेशन से आधे घंटे मेरी जो पहले। ट्रेन थी वो, जी, वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन लगी थी सर। और पापा जो बैठे वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन लगी थी। पापा वहां से गए और लोकल ट्रेन में बैठे। ये पूरा कैमरा में दिख रहा है मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। फिर उसके बाद में मेरा भाई वो देखने के बाद में फिर मुझे कॉल किया कि पापा तो मुजफ्फरपुर नहीं है दीदी, पापा लोकल ट्रेन में बैठ गए थे जाने के लिए घर। फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करो, मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ, मैं आ रही हूँ घर, टेंशन मत लो, पापा को हम ढूंढ लेंगे। अभी तुम मुजफ्फरपुर ना एप्लीकेशन दे दो कि मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद में उसने एप्लीकेशन दिया वहां पे। फिर वो पुलिस वाले ने बोला कि देखिए मैडम, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे। हम एप्लीकेशन क्यों ले, क्योंकि तुम्हारे पापा तो क्लियर देख रहे हैं ना, ट्रेन में बैठ गए हैं, वो चले गए हैं। फिर मेरा भाई बोला कि चले गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं सर, लेकिन पापा घर नहीं गए हैं, इसलिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं आपको। तो नहीं, मेरा काम नहीं है एप्लीकेशन देने का, तुम जाकर के अपनी निजी थाना में दो। तो उसके बाद में और उसको भगा दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना कि तुम्हारे पापा चढ़ गए, आप जाके निजी अपना थाने में जाके एप्लीकेशन दो, ऐसे करके डांट के उसको भगाया। फिर मेरा भाई फोन किया मुझे कि दीदी नहीं ले रहे एप्लीकेशन यहाँ पे, बोल रहे हैं थाना में देने के लिए। अभी कोई साथ में भी नहीं था कि हम रिक्वेस्ट करें, और बच्चा एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक पापा गुम है देख रहे हैं, फिर भी पुलिस ने हेल्प नहीं किया। उसके बाद में मैं भी कैसे बोलूं, क्या करूं। फिर मैंने बोला कि एक काम करो, तुम जाकर के थाना में दो। जब घर गया फिर मम्मी को बताया कि पापा ऐसे ऐसे है, ट्रेन में बैठ गए थे, मम्मी को बताया। फिर मम्मी और रोने लगी, फिर पापा गए कहाँ, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में। और मम्मी भी मेरा भाई के साथ में गया, और मेरे भाई का एज का 2 लोग और भी गांव का गए। हमारा पिपरा थाना पड़ता है सर। फिर वहां पे गए, वहां पे जो थाना प्रभारी है वो सुनील कुमार है। वो तो डंडा निकाल के मारने लगे। मेरा भाई गया, बोला कि मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं सर, कल नाइट से मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, और आज नाइट हो गया, 24 आवर्स हो गया है सर। मैं एप्लीकेशन देने आया हूँ, मैं मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर में ऐसा बोला कि आप अपने थाना में दो। उसके बाद में वो एक होता है ना कि चलो चलो एफआईआर नहीं लेते, एटलीस्ट थोड़ा बताते तो भी ना। इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, एक मम्मी भी साथ में है, डंडा लेके मार रहे हैं, बोल रहे हैं तुमको समझ में नहीं आता है कि एक बार बोल दिया ना कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, तुम क्यों बार बार आ रहे हैं थाने में, जाओ। और मम्मी को भी डंडा दिखा रहे हैं, उन लोग को भी, बच्चे लोग को भी डंडा दिखा रहे हैं, उन लोग भागने लगे, पुलिस से तो मारेगा ऐसा करके। और बोला कि तुम्हारा रेलवे में जाओ, रेलवे में तुम्हारा पापा गुम हो गया तो मैं क्या करूं, रेलवे का मैटर है, रेलवे में जाओ, ऐसा करके। उसने वहां से भगा। मम्मी भाई सब रोने लगा और बोल रहे हैं कि दीदी अभी क्या करूं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। तो उसके बाद में मेरे पास कुछ लोगों का नंबर उम्बर था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि पापा को कैसे ढूंढे, क्या करे। फिर मुझे एनीहाउ कहीं से ना सर रेल एसपी का नंबर मिला, जो मिस्टर आशीष है, मुजफ्फरपुर रेल एसपी। फिर मुझे उनका नंबर मिला। फिर मैंने अपने, मेरा 2 भाई है सर और मैं 4 बहन हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरा एक भाई जो है वो विकलांग है, मतलब उसके आंख से ना नहीं दिखता है, जन्मजात से ही है, डॉक्टर बोला कि इसका आंख डेवलप ही नहीं हुआ है। फिर भी मैंने एक भाई को बोला कि आप रक्सौल जाओ, क्योंकि जिस ट्रेन में पापा मेरे बैठे थे ना, वो ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज रक्सौल था। मेरे जो दिमाग में आ रहा था ना, मैं अपने भाई को बोल रही थी ऐसे करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठी थी सर। और मेरा दूसरा वाला भाई को बोला कि मुजफ्फरपुर आओ। मैंने सोचा कि मैं रेल एसपी को कॉल करूंगी और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे स्टेशन पे ना कैमरा में दिखने के लिए। और एक भाई को रक्सौल इसलिए भेजा सर कि ताकि वहां पे अगर
कुछ भी पता चले कि उनका तबीयत तो खराब नहीं हुआ है, चाहे वहाँ उतर के उनके पास पैसा-वैसा तो नहीं है, कुछ तो नहीं हो गया, ऐसा करके वहाँ पे जाएँगे तो कुछ क्लू पता चलेगा। तब तक ना मेरा एक भाई मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुँच गया, एक भाई रक्सौल स्टेशन पहुँच गया सर। दोनों स्टेशन पे पहुँचे, तब तक इन लोगों को कहीं से सोशल मीडिया से पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे। उसमें सोशल मीडिया में बताया कि मेरे पापा का जो बॉडी है वो रेल पुलिस होता है ना, उनके कब्जे में है सर। उसके बाद में मेरा भाई रोने लगा। मैं अपने भाई को कॉल पे कॉल कर रही हूँ कि तुम जल्दी पहुँचो और एसपी सर के पास जाओ, मैं कॉल करती हूँ या मैंने नंबर फॉरवर्ड किया। मेरा भाई रोने लगा, बोला दीदी आप किसी से कुछ भी बातें नहीं करो, कि अभी कुछ भी करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मैं उसको डाँट रही हूँ कि तुम कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कुछ भी नहीं होगा? अभी तुमको बोल रही हूँ ना बात करने के लिए, तुमको समझ में नहीं आता है, मैं उसको डाँट रही हूँ और रो के वो मुझे बोल रहा है कि दीदी कुछ भी नहीं होगा। फिर वो मुझे एक्चुअली बताना नहीं चाह रहा था कि पापा के साथ ऐसा हुआ कि मैं अकेले ट्रेन में थी सर। उसके उसके बाद में लास्ट में मैंने इतना इतना डाँटा उसको ना कि रोते हुए बोला कि दीदी पापा ना घर आ गए हैं, बस पापा ना सीरियस है, पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आप किसी से कुछ भी बातें नहीं करो, आप जल्दी से घर आ जाओ, बस पापा को मेडिकल लेके जाना पड़ेगा ऐसे। फिर मैंने बोला तुम फिर क्यों रो रहा है? तुम घर जाओ, सेफली घर पहुँचो, पापा का ध्यान रखो। हाँ, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, फिर हम पापा को ठीक कर लेंगे। ऐसे करके मैंने उसको बोला। मेरा मेरा भाई घर पहुँचा, मेरा दोनों भाई, कुछ गाँव के लोग रक्सौल चले गए क्योंकि उनको पता था कि मेरे पापा नहीं रहे। मुझे बताया कि पापा हैं। मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं कैसे जल्दी घर जाऊँ और पापा को ठीक करूँ। मैं कॉल पे कॉल कर रही थी, मुझे पापा से बात कराओ, मुझे पापा से बात कराओ। ये लोग बोल रहे थे कि पापा अभी वैसे स्थिति में नहीं है कि बात करेंगे, तुम बस घर आ जाओ जल्दी। ना मेरी मम्मी से बात करा रहा था कोई, ना बहन से बात करा था, सब बेहोशी हालत में बहुत रो रहे थे सर। ओनली गाँव के लोग कोई-कोई बात कर रहे थे, बोल रहे थे आप आ जाओ जल्दी। मेरा भाई और गाँव के लोग रक्सौल स्टेशन गए पापा का बॉडी लाने के लिए। वहाँ पे पापा का बॉडी कैसे पड़ा था सर, एक कपड़े में बांधा हुआ था पूरा बॉडी, ओनली पापा के फेस से आइडेंटिफाई हुआ कि मेरे पापा थे, मेरा भाई फेस से पहचाना कि मेरे पापा थे। उसके बाद में उन लोगों ने जैसे-जैसे बोला, गाँव के लोग थे नहीं समझे, पैसा लिया, 5,000 लिया, 8,000 लिया, डोम को देना है, इसको देना है, उसको देना है और पैसे लेकर के सर एक एक कुछ रसीद पे साइन करवाए कि आपको साइन करना पड़ेगा फिर मिलेगा। बॉडी लेने ऐसे के करके लिए पैसा पापा का दिया क्या, बॉडी ऐसा दिए। आप कह रही हैं? हाँ सर, उन्होंने पैसा लिया सर, गाँव के जो थे भाई भी था, तो बोला कि इतना पैसा देना पड़ेगा तभी तभी बॉडी हम देंगे ये पैसा कि किसने लिया, वो पैसा पता किसने नहीं लिया? कोई डो वो वो रेल वाला सर जीआरपी वाले ने लिया। बोला कि आप इतना पैसा देंगे, इतना लगता है तभी हम आपको बॉडी देंगे, नहीं तो बॉडी नहीं देंगे। और बॉडी लेना था कैसे भी करके, तो उस समय 5,000 और फिर 3,000 ऐसे करके लिया सर। उसके बाद में कुछ पेपर पे साइन भी करवाया सर, वो कार्बन लगा हुआ है, वो पेपर दिया, साइन करवाया मेरे भाई से। आपके पास है वो सारे उसके बाद कागजात, में पेपर हैं? जी, जी, सब कुछ है मेरे पास सर। उ उ उसके बाद में पापा को लेके आ गए घर पे सर। घर पे रखा था सर, बॉडी बहुत गंदे तरीके से स्मेल कर रहा था क्योंकि बहुत पूरा चीर-फाड़ किया था। उन लोगों ने उसको अच्छे से सिला भी नहीं था सर। मैं सर, मेरा जो ट्रेन में मैं बैठी थी ना, वो ट्रेन पहुँचने वाली थी 27th को, शाम को 7 बजे के करीब में दिखा रहा था सर। फिर गाँव के लोग ना वो बहुत ज़्यादा स्मेल-उस्मेल कर रहे थे ना कि जल्दी से हटाना पड़ेगा दरवाजे से, ऐसे करके। हुँ। और जो भी करने वाली थी मैं ही थी, क्योंकि घर की हालत पूरा बेहोशी पड़ी थी और आजकल कोई भी काम बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा लगता है। बोला कि उसकी बड़ी लड़की को बुलाने पड़ेंगे ऐसे, हम तो फिर 2 दिन तक तो लाश को नहीं रख सकते। तो उन लोग ने मुझे स्टेशन से पिकअप किया गाँव के लोग मुझे। मैं जब घर पहुँची सर 2 बजे 27 को, जब मैं दरवाजे पे गई तो मुझे पता चला पापा नहीं रहे और मेरी मम्मी-बहन सब बेहोशी हालत में पूरा एक
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन मेरा फैमिली है, कौन क्या है। उसके बाद मेरे मेरे को सब लोग ने पकड़ लिया और पापा को लेके चले गए सर वहां से। मुझे मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ में क्या हुआ। उसके उस दिन तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बताया सर। मैं एक लड़की, बड़ी लड़की हूँ सर, मुझे पूरा रिचुअल्स भी करना है और मुझे पता भी नहीं पापा के साथ क्या हुआ है। और जो भी थे सब मेरे पापा थे सर, मेरे आपको मेरे पूनम जी दोस्त बोलो, मेरे भगवान यहाँ पर बोलो। रोकना चाहेंगे। आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या आशंका है कि आपने बताया कि उनके पास एक गोल्ड था कुछ समथिंग, और 10,000 रुपया आपने दिया था उनको जब वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आपको छोड़ करके जा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से लूटपाट की घटना उनके साथ हुई और इसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई, या ऐसा कुछ आप आशंका आपको है? सर हो सकता है क्योंकि रेलो वाले बता रहे हैं कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मेरे पापा को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, मेरे पापा एकदम ठीक थे सर। पूरा पूरा मर्डर का चांस लग रहा है, कोई ना कोई तो मारा है सर पापा को। पापा के साथ में बिलोंगिंग जो था वो हम्म, मैंने 10,000 कैश दिए थे वो था। और पापा गोल्ड का ना गले में पहने थे हनुमान जी, और हम्म, फिर एक घड़ी पहने थे, हम्म। और बस इतना ही वो बिलोंगिंग वो था, चीजें और वो चीजें डायरी था, वो चीजें पेन आप था लोगों को सर। मिली, वो चीजें आप लोगों को बाद में मिली या नहीं मिली? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला। रेल वाले तो बता रहे हैं कि उनके उनके पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए ना उन्होंने ना किसी को कॉल नहीं किया, और हम लोगों से बिना परमिशन दिए सर पोस्टमार्टम भी कर दिया। अभी मुझे नहीं पता उन लोग ने क्यों पोस्टमार्टम किया सर। देखिए 25th को नाइट को हुआ, 26 से हम लोग ढूंढ भी रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं सभी जगह, और पुलिस वाले बता रहे हैं इनके पास कुछ मिला ही नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरे मन से नहीं हट रहा था कि मेरे पापा के साथ हुआ कैसे। हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा हार्ट अटैक वाला सीन ही नहीं था। मेरा ये ना दिमाग ना नहीं हो पा रहा था सर। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो बोले कि हाँ वो आप उस समय लाश नहीं लेके आते, उस समय क्वेश्चन पूछते तो हो जाता, बट अभी तो आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, ना ही आपने लाश का फोटो लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? सर वही वही मुझे वही बोला गया कि अभी आपको जो भी करना है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। 19 दिसंबर को ना सर मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला व्हाट्सएप पे। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला तो मैंने ना 2-3 डॉक्टर को भेजा और उसको चेक करवाया। तो मुझे बोला कि डॉक्टर ये मर्डर हुआ है क्योंकि इसमें ना ब्लंट ऑब्जेक्ट से पापा के सर पे मारा है। उस चोट से ना पापा का ब्रेन हैमरेज हुआ है, देन उनकी हार्ट अटैक हुई है ऐसा। फिर मैं सर ये 19 दिसंबर को मैंने रात में इधर उधर करके पता किया कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलता है। फिर मैंने सुबह में 20 दिसंबर को सर सुबह में मैं सुबह में निकल गई। हमारे इधर से ना थोड़ा दूर पड़ता है रक्सौल सर। जीआरपी में जाने के बाद में मैंने बोला कि सर मुझे ना पापा के लिए एफआईआर करना है, पापा का इन्वेस्टिगेट करना है, बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बोल रहा है। फिर उसने कुछ भी नहीं बोला कि मैं मिलता हूँ। वहां का थाना प्रभारी जो जीआरपी का है वो मिस्टर मुकुंद है सर। उसके बाद में बहुत देर तक बैठी, मतलब 11:30 से लेकर के ना 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बैठी। उसके बाद में उन्होंने मेरे से बात की और बात करने के बाद में एप्लीकेशन ली थी। एप्लीकेशन उन्होंने जस्ट नॉर्मल लिया, उसको रीड भी नहीं किया, और बोला कि मैडम आप जा सकती हैं। मैंने बोला कि सर मैं एफआईआर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि पापा का इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं हुआ है सर, पापा का हार्ट अटैक नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये, आप देख लीजिए क्योंकि आपके यहाँ से ही मुझे मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर उन्होंने बोला कि मैडम देखो, आपके पापा का बॉडी हमारे स्टेशन पे मिला, हमने आपके पापा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया, आपके पापा का बॉडी हैंड ओवर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। अब मेरा कोई काम इसमें नहीं है। आपके पापा का अगर मर्डर हुआ है तो वो उधर ही हुआ है, मतलब रक्सौल स्टेशन पे नहीं हुआ है। मैंने बोला सर लेकिन बॉडी तो आपने दिया है ना सर,
तो फिर मैं कहाँ पे एफआईआर करूंगी? फिर उन्होंने बोला आप एफआईआर जाके मुजफ्फरपुर करो। तो मैंने बोला कि सर पुलिस तो डिपार्टमेंट एक ही है ना सर, मैं इतना दूर से आई हूँ सर। कोई बात नहीं, उधर एफआईआर करना है तो आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो ना सर। तो बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आती है, मैंने आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं ही घर में बड़ी हूँ, मुझे आपका थोड़ा मदद चाहिए। आप जस्ट ना एफआईआर, आप अगर ठीक है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता है, आप मुजफ्फरपुर ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना सर। मैं जस्ट पापा का इन्वेस्टिगेट करने की बोल रही हूँ, क्योंकि मर्डर हुआ है पापा का सर। उसके बाद में एक भी नहीं सुना सर, मुझे ना भगा दिया। बोला इसको हटाओ, नहीं तो मैं लेडीज पुलिस को बुलाऊंगा, ऐसे करके। फिर मैं रोते हुए ना सर, फिर मैं वापस आई घर। फिर मैं वहां पे ट्रेन लगी थी, मैं ट्रेन में बैठी, फिर घर आई वापस। फिर उसके बाद में फिर मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पे गई। मुजफ्फरपुर जाकर के मुजफ्फरपुर एफआईआर के लिए बोली, तो मुजफ्फर बोला कि मैडम आपको दिखाना, कैमरा में आपके पापा दिख रहे हैं ना, आपके भाई को दिखाया गया ना, यहाँ पे एफआईआर नहीं बनता है। मुजफ्फरपुर में भी आपके पापा का मर्डर नहीं हुआ, तो बीच में ही हुआ होगा ना कहीं, तो आप अगर जाके अपने लाश थाने में ट्रेन में दो। मिलती है तो बीच में कहीं हुआ होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जीआरपी की हाँ, होती है। तो उसके बाद में उन्होंने बोल रहा है कि मेरा मुजफ्फरपुर में मर्डर नहीं हुआ, बिकॉज वो कैमरा में दिख रहा है पापा बैठे हैं, उधर बॉडी मिला तो उधर नहीं हुआ है, तो आप जाके थाना में दो। थाना वाला तो ऐसे ही मुझे मार रहा है कि रेलवे का मैटर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस बीच में ना सर, मेरे को जहां जहां लगा ना, मैं सभी जगह गई। और उसके बाद में मेरी हालत भी, एक तो घर का हालत भी पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापा को जस्टिस दिलाऊं, ये मैं अपनी मम्मी को देखूं, या भाई बहन को देखूं, या मैं खुद को देखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में ना मैं कहीं पे भी गिर जा रही थी सर। फिर मैंने खुद को डिसाइड किया कि अभी मैं जॉब वापस जाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जॉब पे आई, जॉब पे आने के बाद में डॉक्टर से दिखाया, खून चढ़ाया, और खुद को थोड़ा ठीक किया, 2-4 दिन लगा। फाइनली उसके पुलिस बाद ने में मैं एफआईआर दर्ज नहीं की, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, नहीं किया सर, किसी ने भी एफआईआर नहीं लिया। मुझे मुझे अंदर से आया कि जो आदमी मजबूत है ना सर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है ना सर, उसका ही पुलिस सुनता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप कुछ भी हो ना, कितने भी पढ़े लिखे हो ना सर, आपका कोई नहीं सुनने वाला है सर। तो नहीं सुना सर, मैंने इतने अच्छे से रिक्वेस्ट किया, सभी जगह किया, भी किसी को नहीं लगा कि एक लड़की ने पापा को लॉस किया है, तो ठीक है, नहीं करे, कुछ काम नहीं करे, एटलीस्ट एटलीस्ट मेरा बात तो सुन लेता ना, मैंने एफआईआर लेता, भले ही नहीं करता, एटलीस्ट मुझे अंदर से होता ना कि हाँ, मैंने पापा का एफआईआर किया, इन्वेस्टिगेट होगा। लिया ही नहीं किसी ने। मन में आया कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूं, रेलवे मिनिस्टर सर से बात करूं, अश्विनी सर से बात करूं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे करूं, क्या करूं सर। फिर मुझे समझ में आया कि ट्विटर जो है वो बहुत, इस पे सर लोग बहुत लाइव रहते हैं, बहुत ये करते हैं। फिर मैंने ना ट्विटर पे आईडी बनाया सर, मैंने अपना पूरा सब कुछ लिखा, लिखने के बाद में ट्विटर पे पोस्ट किया। वहां से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। फिर मैंने ना सर गूगल से ना, जितने सारे लोग हैं ना, डीआईजी, एआईजी, आईजी, एसपी, सबको ईमेल किया सर। इवन मैंने मैंने अश्विनी सर को, हमारे रेलवे मिनिस्टर है, उनको भी ईमेल किया है मैंने, अब पीएमओ में भी डाला है रिक्वेस्ट। बट मुझे अभी तक, मुझे कहीं से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है सर। मैं लास्ट में ना, मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ कि मेरा मेरा कोई तो सुने सर, इस दुनिया में कोई तो होगा जो सुनेगा सर। मुझे कहीं से भी नहीं मिला। अभी मुझे बताओ ना सर, मेरे पापा, मुझे पढ़ाया लिखा है, फिर भी मैं अपने पापा को जस्टिस नहीं दिला पा रही हूँ सर, मेरा कोई नहीं सुन रहा है सर। अभी अगर मैं अभी सभी जगह खुद से लाइव जाके दौड़ूंगी ना सर, तो मेरा मम्मी भाई बहन को कौन देखेगा सर। मुझे जॉब भी करना है, और मुझे पापा को जस्टिस भी दिलाना है सर, मैं इसीलिए आपसे हेल्प ले रही हूँ सर। पूनम जी, आप जिस पीड़ा से आप गुजर रही हैं, वो एक ऐसी पीड़ा है कि किसी के माँ बाप का ना होना अपने आप में ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा बेसहारा हो सकता है।
ज़ाहिर है कि आपके पिता वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी-सी कोशिश है कि हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कुछ हुक्मरानों के कानों तक ये बात पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि ये केवल एक पूनम की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों पूनम इस तरीके से अपनी कहानियाँ लेकर के दर-बदर भटक रही होती हैं और ना पुलिस वाले सुन रहे होते हैं, ना ही मिनिस्ट्री वाले सुन रहे होते हैं और ना ही बड़ी-बड़ी बातें करने वाले पॉलिटिशियन सुन रहे होते हैं, जिन्हें महिला सम्मान की, महिला उत्थान की, महिलाओं का दर्द बहुत ज़्यादा समझ में आता है, वो ऐसा दावा करते हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में सत्ता का खेल चल रहा है। केवल और केवल सत्ता हथियाने से पॉलिटिशियंस को मतलब होता है, इससे ज़्यादा उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। आम जनमानस की ज़िंदगी कैसी है? अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है तो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था तो हो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो न सिर्फ़ ये कि रोज़गार देने में नाकाम है, बल्कि सुरक्षा पहुँचाने भी नाकाम है। किसी की मौत हो जाती है, उसके डेड बॉडी के साथ, उनके परिवारजनों के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए होता है, वो सम्मानजनक व्यवहार तो दूर, उन्हें भगाया जाता है, मारा जाता है, दुत्कारा जाता है। ये इस देश की स्थिति है और यही वास्तविक स्थिति है। उसके बावजूद हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। पूनम जी बस हम आपसे यही गुज़ारिश करते हैं कि इंसाफ़ की आशा तो आखिरी साँस तक रहती है। इसी उम्मीद के साथ हम जीते हैं। तो आपने हमें अप्रोच किया और हमें लगा कि आपकी कहानी न सिर्फ़ सुनने के लायक है, बल्कि सुनाने के लायक है और दूसरे लोगों को, पूरी दुनिया को दिखाने के लायक है, बताने के लायक है कि भारत में जिस नारी शक्ति की बात की जाती है, नारी वंदना की बात की वंदन की बात की जाती है, उस नारी का कितना सम्मान है, ये भी दुनिया देखे। न सिर्फ दुनिया देखे बल्कि बेशर्म हुक्मरान भी देखें और सुने कि एक लड़की अपने आँसुओं के साथ रो रही है और उसे समझ नहीं आता है कि पुलिस का व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए और पुलिस वाले हैं कि हमारी टुकड़ों पर पलने वाले, वो हमारी ही शिकायत को सुनने से दूर भागते हैं या कतराते हैं। ये एक ऐसी स्थिति थी, हमने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाएँ। पूनम जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना दुःख हमारे साथ शेयर किया। मैं बस इतना चाहती हूँ सर, मेरी मेरी जो आवाज़ है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, रेलवे मिनिस्टर सर के पास जाए कि सर आपको मालूम है मैंने रेल एसपी जो है मिस्टर आशीष जी उनको भी कॉल किया कि सर मेरा एफआईआर करवा दीजिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, आप जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में करो, हम नहीं कर सकते हैं एफआईआर। मतलब मुझे ना किसी ने एक अच्छे तरीके से ना बर्ताव भी नहीं किया। एक होता है ना कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, कोई एजुकेटेड जैसे होते हैं ना बातें करना, वैसे भी नहीं किया सर। आई डोंट नो, जिसके पास जो पढ़े-लिखे नहीं होते उनके साथ क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं तो पढ़ी-लिखी होके भी अपने पापा को जस्टिस नहीं दिला पा रही हूँ। मुझे बस प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर से यही है कि मेरा वॉइस उनके पास जाए सर, और मुझे आशा है कि अगर वो सुनेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे मदद करेंगे सर, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने में। थैंक यू सो मच सर, आपने एटलीस्ट मेरा पेन सुना सर। थैंक यू सो मच सर।